ये। और हाँ, सेन इस ड्रामे का मेल लीड है, साथ में बड़ा हैंडसम है। और तभी सब मन ही मन में सोच रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में पहली बार मैं किसी मैन को ऐसी चीज बोलूंगी, और वो भी उस बंदे को जिसको मैं ढंग से जानती भी नहीं हूँ। ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती। और उसके बाद जो शाव थी वो सेन की तरफ देखती है और वो बोलती है, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? ये सुनने के बाद सेन वाज लाइक, क्या? वो मुझे बड़ा कूल तरीके से रिस्पॉन्स करता है, ये बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनने के बाद शाह मन ही मन में सोचती है, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्या? इतना मर मर के डाइटिंग करने का क्या फायदा जब मैं एक मर्द को, मैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई? कोई काम नहीं शाह तेरा। और इसके बाद वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता हुआ था उसको अंदर ही छुपा कर वो सेन को बोलती है, आई होप तुम रिग्रेट ना करोगे। उसके बाद वो लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है सेन साव के पास जाता है। वो तो डर जाती है, वो बोलती है, तुम यहाँ पर? तभी वो बोलता है, तुमने बोला ना आई हैव यू ओन रिग्रेट, और मुझे रिग्रेट करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम भूल गई हो, मैं नहीं बोला तुम्हें, ऐसा वो बोलता। साव घर पे जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर देखती है कोई तो लड़की के अंडरगारमेंट्स जमीन पे पड़े हुए थे। वो उसको देखती है और वो मन ही मन में सोचती है, ये है मेरे फियांसी की तरफ से मुझे दिया हुआ तोहफा। ऐसा मुझे एक्सपेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बुरा क्यों फील करना है, रहने देती हूँ, ऐसा वो सोचती है। तब पता चलता है इसका फियांसी एक नंबर का गधा था। वो मन ही मन में सोच रही होती है, पिछले 8 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस कार मेरा आज तक कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट मैंने उसे टच भी करने नहीं दिया। इसने अच्छा खासा बदला निकाला है। अच्छा हुआ मुझे सही वक्त पर ही इसकी असलियत पता चल गई, वरना बहुत कुछ खराब हो सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की आती है जो आधे उधे कपड़े में थी वहाँ पर। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाह बोलती है, ये मेरा घर है, तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आयु? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मैं तो यहाँ पर जैक के घर पे आई हुई हूँ, ऐसा वो बोलती है। वो बोलते है, वो मेरा फियांसी है। और तभी नीचे आता है जिन, जो उसका फियांसी था। उसको देखने के बाद बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद शाह बोलती है, अब तुम यहाँ पर अलग अलग लड़कियाँ लेकर यहाँ पर गुलछड़े उड़ाओगे, वो अच्छा नहीं है ना, घर मेरा है तो मुझे भी तो वापस आना पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है, हाँ हो सकता है घर तुम्हारा हो, लेकिन तुम्हें पता है हम दोनों का क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद शाह बोलते है, हाँ। मन ही मन में सोचती है, बहुत जल्द मैं तुमसे पीछा छुड़वा ही लूंगी। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शाह होती है वो सोचती है, मुझे यकीन हो नहीं रहा, इस लड़के के साथ मैंने अपने लाइफ के 8 साल गुजार दिए, लेकिन सही वक्त पे मुझे इसकी असलियत पता चल चुकी है। उस टाइम पे वो उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ, क्या तुम हम दोनों को रोमांस करते हुए देखने वाली हो? शाह बोलती है, तुम्हारा अंकल वापस आ चुका है, इस बात की वजह से दादाजी ने डिनर पे घर पे हमें बुलाया हुआ है, तो टाइम पे पहुंच जाना, ऐसा वो बोलती है। और तभी जन बोलता है, मेरा अंकल ही क्यों वापस आए? इतने सालों से वो फॉरेन में स्टडी कर रहे थे, सारा बिजनेस उन्होंने फॉरेन का संभाल के रखा है, तो अब अचानक चाइना आने का क्या मतलब बनता है? तभी शाह बोलती है, वो तो तुम्हारे अंकल है ना, तो तुम जानोगे, मुझे क्या पता, टाइम पे आ जाना, ऐसा वो बोलती है। वहां से वो चली जाती है। और हम देखते हैं अब नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ पर गाड़ी के सामने जेन होता है। जेन शाह को बोलता है, तुम इतना टाइम कैसे लगा सकते हो नीचे आने में? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम बोली थी ना मॉम के पास मिलने के लिए जाना है, और शाम को अंकल डिनर पे आने वाले, तो हमें वहाँ जाना है, चलो। वो बोलती है, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मुंह ना लगती, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम किस तरह के इंसान हो। सबसे पहली बात तो तमीज से रहो। वो बोलता है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हाव में नहीं उड़ रहे हो, बोलो मत, तुम इस फैमिली में क्यों हो? मैं तुम्हें देखता भी ना, अगर मेरे डैड को तुम पसंद ना होती तो मेरे डैड की वजह से मुझे तुम्हारे साथ शादी करने की मजबूरी आ पड़ी है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। तभी शाह बोलती है, हाँ मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा सब्सिट्यूट ऑलरेडी ढूंढ लिया है। शाह मन ही मन में सोचती है, तुमसे बेटर तो कल बात वाला मैन था, उसे पता नहीं कि एक्चुअल में शेन कौन है। उसके बाद वो बोलती है, बस ये प्रे करो कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलने का मौका ना मिले, वरना तुम्हारा बहुत पोपट होने वाला है, क्योंकि दोबारा कोई और उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं मॉम से मिलने के लिए,
जेन के मॉम के पास आने के बाद जेन की मॉम अपने बेटे को तो बड़े प्यार से ट्रीट कर रही थी। और बोले होती कि शाम को तुम्हारा अंकल आ चुका है तो उनसे बात करने के लिए जाना है, हाय बोलने के लिए, तो तुम दोनों आ जाना। वो बोलता है ठीक है मॉम। और उसके बाद शाओ को वो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद शाओ और जब आंटी अकेले होते हैं तो शाओ को बहुत डांटने लगती है कि पिछले 8 साल से तुम उसकी फियंसी हो, आज तक तुम उसे पटा भी नहीं पाए, रिझा भी नहीं पाए, लेकिन मेरा बेटा अलग अलग लड़कियों का अपने घर में लेते रहता है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो ट्राई कर रही हूँ हमारे रिलेशनशिप को बचाने का, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मॉम में बोलते थे कि तुम एक लड़की होगी, एक लड़की को रिझा नहीं सकती तो क्या कर सकती हो, अगर कोई और लड़की उससे प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ वो सिर्फ जेन को मिल सकता है, किसी और को नहीं। उसका अंकल वापस आ रहा है, मुझे पता है वो प्रॉपर्टी को वापस हाथे आने की ट्राई करेगा। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें रास्ते में लेके आऊंगी, ऐसा वो बोले होती है। और शाओ को ये बोल रहे होते हैं अगर मेरे हस्बैंड को तुम पसंद आए होगी अपने मेरे बेटे के लिए तो आज तुम्हारे पास वो घर भी ना होता। बाद में पता चलता है ये जो घर है वो तो शाओ को उसके ससुर जी ने दिया था। तो शाह बोलती है डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो बस बातों को टालने की ट्राई करती। और दिखाया जाता है शाह जो होती है वो एक ट्रे लेकर आती है वहाँ पर जहाँ पर उसका अंकल मतलब उसके फियांसी का अंकल होता है। वो सोच रही होती है उससे बहुत अच्छे से बात करूँगी क्योंकि उसे अब किसी भी कीमत पे इस फैमिली से छुटकारा चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वहाँ पर जा पहुँचती है दादाजी बोलते हैं जल्दी आओ बेटा यहाँ पर, कब से तो तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुमसे हाय बोलना चाहता था। शाह पीछे से देखती है और उस टाइम पे उसे ऐसा लगता है यार ये बहुत फैमिलियर है, ऐसा क्यों लग रहा है उसकी तरह जिसके साथ मैंने रात गुजारी हूँ। और इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो शेन को देखती है उसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो सच्ची में शेन था। अब वो बहुत ज्यादा डर गई, उसके हाथ से ट्रे तो गिरते गिरते रो गया था। शेन बोलता है हाय मुझे लगा था तुम बदली गई होगी, लेकिन तुम तो पहले जैसे ही हो, कुछ नहीं बदला तुम्हारे अंदर। ये सुनने के बाद अब वो डर गई। वो बोलती है हेलो अंकल। और तभी वो मन ही मन में सोचती है ये क्या वही आदमी था जिसके साथ मैंने रात गुजारी थी, यार लाइफ में क्या होना रह गया है जो अब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन होता है वो बोलता है तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। तभी दादाजी बोल रहे होते तुम्हें याद है इसके साथ ये वही इंसान है जो तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा चेयरअप किया करता था, ये तुम्हारी कितनी तारीफें किया करता था। और तुम्हें पता है ना जब ये फॉरेन में था तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें भेजता रहता था, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अब देखो तुम दोनों, तुम भले इससे 7 साल बड़े हो लेकिन तुमने बिल्कुल भी इसके पेरेंट्स की तरह इसका ख्याल रखा है एब्सेंस में भी, ऐसा दादाजी बोले जा रहे होते हैं। शेहा बहुत अनकंफर्टेबल थी, दादाजी बात किए जा रहे होते। शेन बोलता है हाँ अंकल कुछ ज्यादा ही बदल गई है, लेकिन हाँ मैं नहीं बदला, आज भी मेरे लिए छोटी बच्ची की तरह है, ऐसा वो बोलता है। और तभी शाओ मन ही मन में सोच रही थी मुझे छेड़ रहा है। और तभी वो उससे बोलती है अंकल मैंने कुछ कुकीज रेडी की है आप ट्राई करो। वो टेस्ट करता है और वो बोलता है यू आर गुड इन एवरीथिंग। उसे कल रात वाला मामला याद आता है। वो सोचती है ये ना चाहते हुए भी मुझे क्यों ऐसे परेशान कर रहा है, मुझे सोचना नहीं लेकिन सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा वो बोलने लगती है। मनी मन में वो डर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन होता है वो शाह को बोलता है ऐसे तुम काफी ज्यादा बदल गए हो, लेकिन हाँ अभी भी तुम बिल्कुल वैसी लगती हो मुझे जैसे तुम पहले हुआ करती थी। और तभी दादाजी बोलते हैं अब इन दोनों को जल्द से जल्द शादी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। शेन उसे देखता है और वो बोलता है नहीं दादाजी ऐसी कोई जल्दी है नहीं, आजकल के जनरेशन में बहुत सारे थॉट्स मिसमैच होते हैं, लोगों को एक दूसरे से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक देयर शुड टेक टाइम, इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसा वो बोलता है। हर तभी शाह जीवन में सोच रही होती है अब मैं तो गई। हर तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन था वो अपने भतीजे को बोलता है क्या तुम शाह के लिए लोटस फ्लावर लेने जाओगे, मुझे याद है शाह को बहुत पसंद है। कल रात वाला मामला फिर से शाह को याद आता है। वो मन ही मन में ये सोच रही होती है कि ये बंदा मुझे परेशान करने के लिए सारी बातें बोल रहा है, वो डर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शाह होती है उसको शेन बोलता है
आई होप यू वोंट माइंड अगर मैं तुम्हें रोज दूंगा तो, लोटस फ्लावर दूंगा तो। ये सुनने के बाद शाओ बोलती है अंकल आप मुझे लोटस फ्लावर दोगे तो मुझे इसमें इशू क्या होगा। शाओ बोलती है, स्माइल करती है। शिन को यहीं पर काटा जाता है। हमें दिखाया जाता है डिनर वाला टाइम, जहाँ पर शिन जो होता है वो वही साइड पे आके बैठता है जहाँ पर शाओ होती है, और जेन को दूसरे सेक्शन में जाके बैठना पड़ता है। वहाँ पर जेन की मॉम भी आई हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है जो दादाजी थे वो वहाँ पर आने के बाद ये बोलने लगते हैं कि अब तुम दोनों की यानी कि जेन और शाओ को शादी कर लेनी चाहिए। मॉम भी यही बातें कर रही होती है, लेकिन होता ऐसा है उस टाइम पे जो शेन था वो शाओ के इससे थाई की तरफ हाथ लगाता है। वो तो घबरा जाती है, वो बस उसको हटाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन इसकी बदतमीजी हट नहीं, इसकी हरकतें रुक नहीं रही होती है, उसके साथ फ्लर्ट किए जा रही था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉम थी वो बोलती है तुम दोनों को इंगेजमेंट किए हुए ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है और मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। ये सुनने के बाद बोलते कि इसका कोई खास रीजन। जब शेन पूछता है तो मॉम बोलती है ऑब्वियसली, क्योंकि अब तुम दोनों को बच्चे भी तो चाहिए ना। मन ही मन में सोच रही होती है अगर बच्चा होगा उस टाइम पे इस फैमिली के वारिस को, अगर बच्चा होगा तो उस टाइम पे मेरे बेटे को इस फैमिली का वारिस बना दिया जाएगा और शेन का कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मन ही मन में सोच रही होती है। ये सुनने के बाद शेन बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी दोनों ही बच्चे हैं ना, थोड़ा टाइम दीजिए। दादाजी भी बोल रहे होते हैं तुम जाओ अपने घर में और अपने मॉम डैड से बात करो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉम होती है वो यानी कि जेन की मॉम पूछती है कि तुम इतने टाइम के बाद वापस आए, कुछ खास था क्या। ये सुनने के बाद शेन बोलता है क्यों भाभी, मुझे आने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है क्या। ये सुनने का तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी, तुम्हारा ही घर है ना, लेकिन तुम कुछ खास बिजनेस में इंटरेस्ट रखते रहे थे यहाँ का, अचानक से वापस आ गए ना तो मुझे लगा पूछ लेती हूँ ऐसा वो बोलती है। तभी शेन बोलता है कुछ ऐसा है जो रह गया था, मुझे वो वापस चाहिए तो मैं वो इसी के लिए आया हूँ। उसका हाथ तो पकड़े जा रहा था, उसके थाई की तरफ हाथ लिए जा रहा था। शाओ परेशान उसे धक्का देती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है आवाज निकलता है, चमचा नीचे गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जेन शाओ को बोलता है तुम प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ बैठ नहीं सकती, तुम हमारी फैमिली के साथ रहने लायक नहीं हो। शाओ को गुस्सा आ रहा था, वो शांत होती है और तभी वो टेबल के नीचे देखने वाला था, तब तक सिचुएशन को संभाला जा चुका था। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन जो होता है वो बोलता है अगर तुम अपने डैड के पास मिलने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। शाह बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। तभी बोलता है नहीं आई शुड, क्योंकि इतने टाइम के बाद वापस आया हो तो मुझे लगा मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में तुम जितनी शरारती थी अभी भी हो या नहीं मुझे वो तो जानना है ना। ऐसा वो बोलता है। शाओ मन ही मन में सोचती है ये अकेले के बहाने से मेरे साथ परेशानी क्रिएट करने वाला है, कल रात के बात को जिक्र करके मुझे पता है, मन ही मन में सोच रही होती है। लेकिन दादाजी बोलते हैं हाँ तुम इसको छोड़ने के लिए जाओ। शाओ बोलते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं है। तभी शेन बोलता है मेरे पास है ना, मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद अब उसको दादाजी की बातों को मान रखने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है शाओ बाहर की तरफ आती है जहाँ पर शेन इसका वेट कर रहा था। शाओ बोलती है तुम ऐसे घर के लिए तो कुछ ज्यादा ही शांत और सुशील स्वभाव के दिखते हो, और सब लोग बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और बहुत काम हो, लेकिन ये क्या बदतमीजी है। सुनने के बाद शेन बोलता है तुम्हारा मतलब। तभी शाओ बोलती है तुम डेलिबरेटली जानबूझ के मुझे परेशान कर लेते हो ना, जानबूझ के मुझे परेशान करने की ट्राई कर रहे हो ताकि मैं कुछ भी करके उस बात का जिक्र करूँ और मैं फंस जाऊँ अपने पूरे फैमिली के सामने। ये सुनने के बाद शेन बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, चुपचाप गाड़ी में बैठो, बात वहाँ पर करते जाएंगे, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी में जाते टाइम जहाँ पर शाओ से बोलती है तुम वापस क्यों आए हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्यों, मुझे अपने घर में वापस आने के लिए भी किसी की परमिशन की जरूरत है क्या, या फिर तुम अपनी होने वाली मदर इन ला के कुछ ज्यादा ही लोयल है जो उनका ही सवाल मुझे चिपकाए जा रहे हैं। सुनने के बाद शाओ बोलती है मुझे अच्छी तरह से बताया तुम यहाँ पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम तो बाहर ही सेटल होने वाले थे ना, वहीं का बिजनेस हैंडल कर रहे थे, तो अचानक से इस फैमिली का बड़ा बेटा वापस आ गया, मीन्स दैट देयर मस्ट बी समथिंग ना। ये सुनने के बाद शेन मुझे बड़े प्यार से दिखता है और बोलता है क्या लगता है तुम्हें मैं आया क्यों। बात शाह बोलती है ओ अब मैं समझे तुम्हारा प्लान, तुम बस सबके सामने अच्छे दिखती हो, सबके सामने इसलिए दिखती हो कि यू आर टू डिसेंट और
पीछे पीछे तुम्हारा ये राज है, तुम हर किसी रैंडम लड़के के साथ रात गुजार लेते हो। यू आर जस्ट अ वुमेनाइजर। सिंपल। ये सुनने के बाद सेन बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है कल रात तुम ही थी जो मेरे पास आई थी, तुम ही थी जिसने मुझे अप्रोच किया था दैट यू वांट टू स्लीप विथ मी। रैंडम राह चलते इंसान को ये बोलना है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी, ये तुम्हारा फितरत है क्या? वो बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस टेंशन में थी, नशे में थी। वो बोलता है, ऐसा क्या टेंशन, बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शाह बोलती है, अभी इससे तुम्हारा कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, बस हमारे बीच में कल जो भी हुआ था उसको बस बोल जाओ कोई बुरा सपना सोचकर, ऐसा समझो कि रात गई बात गई। ये सुनने के बाद शेन बोलता है, पर मैंने इतने साल जो भी ब्रह्मचार्य लिया हुआ था, शादी न करने का प्रॉमिस किया हुआ था अपने आप से, सबसे, उसका तो तुमने पूरी तरह से फायदा उठाया है ना, और अभी मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? ओ बोलते, चुप करो, मुझे अच्छी तरह से बताया जिस तरह से हरकतें कर रहे हो ना, आई डोंट थिंक यू आर जस्ट दैट टाइप। तो इतना ज़्यादा अच्छाई का ढोंग करने का क्या जरूरत थी? तभी वो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तुम टेंशन मत लो, मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है तुम्हारे मेरे साथ में रात गुजारने का, उसके बारे में मैं, तभी शाह बोलती है, मैं दादाजी को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ फोर्सफुली ये सब कुछ किया था। अगर तुमने सोच भी लिया कि तुम मेरे बारे में, अपने बारे में दादाजी को या फिर फैमिली वाले को बताओगे, तो मैं बोल दूंगी, यू जस्ट फोर्स मी टू डू। ये सुनने के बाद शेर इस्तेमाल करता है और वो बोलता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो बोलता है, जाओ, अपना घर आ चुका है। तभी वो बोलती है, हाँ ठीक है। तभी वो बोलता है, मैं ऑटो लेके वापस आ रहा हूँ, गाड़ी लेके वापस आ रहा हूँ। दूसरा, वो बोलते हैं, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? तभी वो बोलता है, तुमने बोला ना तुम्हारे पास कार नहीं है, तो रिसेंटली यू हैव ग्रेजुएटेड, तो तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट बाय बोल के चला जाता है। साव सोचती है, मेरे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट, और हमें दिखाया जाता है अंदर की तरफ। अब हम देखते हैं घर में जाने के बाद, जहाँ पर उसकी डैड होते हैं, उसकी स्टेप सिस्टर होती है और उसकी मॉम होती है, मतलब वो भी स्टेप वाली मॉम होती है। वहाँ पर जाने के बाद स्टेप मॉम तो कुछ ज़्यादा उसे भाव दे नहीं रही थी, और जो बचा हुआ खाना था, कुत्ते का बचा हुआ खाना शाह को ऑफर कर रही थी। शाह ऐसे टांगे तोड़ सकती थी अपनी स्टेप मॉम का, लेकिन वो चुप होती है, और उसके बाद वो बोलती है, मैं यहाँ पर आप लोगों से लड़ाई करने के लिए आई नहीं हूँ। एक्चुअली अब शादी की बात होने वाली है, और दादाजी ने पूछा हुआ है कि आपको टावरी के रूप में क्या चाहिए। डिस्कशन करने के लिए यार तो बहुत कुछ होते हैं। वो बोलते हैं, अभी हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा, तो कुछ अमाउंट मिलता तो बढ़िया होता। और वो तो पूरी तरह से ट्रस्ट करके बैठे थे साव के ऊपर कि साव उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर लेगी। और तभी साव बोलते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोगों को जो चाहिए मैं दिलवा दूंगी, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। वो बोलते हैं, क्या? तभी शाह बोलती है, मुझे शाइनी थिएटर वापस चाहिए मेरे नाम पे। मॉम तो रेडी नहीं थी, लेकिन डैड बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, टेंशन मतलब तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एजेंट डाउरी बहुत बड़ा अमाउंट हमें दिलवाना पड़ेगा। साव हाँ बोल देती है। उसके बाद साव मन ही मन में बोल रही होती है, वो थिएटर मेरी मॉम का था और इन लोगों ने मुझसे हटा लिया था, अब मुझे वो वापस चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं रात वाला साव शाम को घर पे होती है, उसको कॉल आता है उसके थिएटर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई तो पर्सन है जो तैयार हो गया। शाह बहुत खुश होती है। उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, पर ये बंदा इतना ज़्यादा रूड है, तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा बोला जाता है, इसको मिस्टर एंग्री यंग मैन पता नहीं कैसे हैंडल करेगी। वो थिएटर में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसको ड्रामे से प्यार है, वो इसलिए तैयार है शायद उसके लिए सब कुछ टाइम पास है, तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये सुनने के बाद शाह बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी, मेरे लिए वो थिएटर मेरा सपना है, अगर उस थिएटर को इम्प्रूव करने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी तो मैं जरूर लूँगी। और तभी वो पूछती है कि कौन है, तुमने पता किया? तभी वो एशियन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ऐसा बोल देती है। वो तो शौक में आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब शेन को शाह कॉल करती है। उसके बाद शेन बोलता है, थोड़ी देर पहले तो हम मिले थे, तो मुझे इतना मिस कर रही है और रुक ही नहीं पाया अपने आप को मुझे कॉल करने से। ये सुनने के बाद शेन को शाह बोलती है, वो सब कुछ तो ठीक है साहबजादे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ऐसा क्या है जो तुमने मेरे पर इतना ज़्यादा बड़ा एहसान कर दिया? वो बोलता है, तुम्हारा मतलब? तभी वो बोलती है, कल बताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर जो शेन होता है वो शाह को लेने के लिए उसके घर पे आया हुआ था।
बंदा बड़ा हैंडसम लग रहा था। तभी शाह उससे बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है पहले अंदर चलो, क्योंकि ऐसे यहाँ पर खड़े होकर बात करेंगे तो तुम्हारी बहन को अच्छा नहीं लगेगा। शाह बोलता है ऐसे सेन को शाह के बारे में सब कुछ पता है कि वो क्या हर से प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गाड़ी के अंदर जाने के बाद शाह उससे बोलती है ऐसा क्या पता पड़ा था आपको मेरे ड्रामा थिएटर पे इतना इंटरेस्ट आ गया जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो बोलता है मैं सिर्फ उस चीज़ पे इन्वेस्ट करता हूँ जिस पे मेरा मन हो। ये सुनने के बाद साव बोलती है आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे काम पे टांग अड़ाओ। वो बोलता है ठीक है लेकिन मुझे कुछ चाहिए। तभी शाह बोलती है क्या? तभी शेन बोलता है तो वो हंसती है, थोड़ा शॉक होती है, थोड़ा ऑकवर्ड भी फील कर रही थी। वो बोलती है बोलो मत, मैं आपकी पति जैसे शादी करने वाली हूँ। वो बोलता है पर अभी शादी हुई नहीं है ना, जब तक तुम दोनों मैरिड नहीं हो तब तक आई कैन बी योर लवर। ये सुनने की बात तो वो बोलती है नहीं। उसके बाद वो बोलता है तुम क्या सोच रही हो कि मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारा थिएटर किस हाल में था, तुम्हारे डैड और तुम्हारे स्टेप मॉम की वजह से वो ऑलमोस्ट डूबने के कगार पे था। तुम्हें वापस मिला है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, लेकिन मुझे तुम चाहिए। वो बोलता है ऐसे भी मेरा भतीजा तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है, बस एक फोर्स मैरिज है तुम दोनों का, और उस केस में कांट यू कंसिडर मी? शाह बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बोलता है नहीं। वो उससे बोलता है ठीक है ये नहीं तो दूसरा ऑफर है मेरे पास, तुम्हारे लिए रैंडमली किस करती है छोड़ देती है। उसके बाद वो बोलता है क्या है जैन ने आज तक तुम्हें सिखाया नहीं कैसे किस कर दे, या फिर ऐसा है कि आज तक तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है? 4 साल तक साथ में हो तुम दोनों, 8 साल से तो तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो रखे रखा है, फिर भी उसने तुम्हें देखा भी नहीं क्या? जो तुम्हें आता ही नहीं, डोंट वरी मैं सिखा दूंगा, ऐसा बोलता है। और तभी जो साव की सिस्टर थी वो इमेजिन करती है अंदर साव ही होगी, क्योंकि अभी साव थोड़ी देर पहले तो बाहर निकली थी और वो कोई भूत या मिस्टर इंडिया तो है नहीं जो 2 सेकंड में गायब हो जाएगी। इस बात की वजह से उनको लगा ये यहाँ पर पक्का साव है। वो अपने मॉम डैड को बोलती है, वो लोग नजदीक आने वाले थे, शाह समझ जाती है। उसके बाद वो उसकी ऐसे पैरों की तरफ छुपने लगती है। वो बोलता है क्या हुआ तुम डर रही हो इस बात की वजह से क्योंकि शायद हम पकड़े जा सकते हैं? वो बोलती है हाँ। और वो बोलता है फर्क क्या पड़ता है पकड़े जाने, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो बोलते नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जा सकती। और वो मन मन में सोच रही होती है मुझे अपने मॉम के डेथ के बारे में पता लगाना है, मैं इतनी कैसे पकड़ी जा सकती हूँ। उसके बाद जो शाह थी वो सेन को बोलती है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे बचा लो, मुझे नहीं पकड़े जाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे स्टेप पेरेंट्स कैसे हैं। ये सुनने के बाद वो मन में सोचता है हाँ थोड़ा तो मुझे आइडिया है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम वो करोगे जो मैं बोल रहा था? वो बोलते क्या? तभी वो बोलता है मेरे साथ सोने वाला। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है मैं तुम जहाँ बोलोगे आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे यहाँ से निकाल लो, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद जो शेर होता है वो फुल स्पीड में गाड़ी को उसके पेरेंट्स के साइड से क्रॉस करवा के तीनों को गिरा के वहां से चला जाता है। और ये लोग देख नहीं पाते कि अंदर साव थी या नहीं, क्योंकि ये जो गाड़ी का ग्लास था वो बाहर की तरफ से अंदर ज्यादा दिखता नहीं था। और हम देखते हैं अब साव जो होती है वो अपने गाड़ी को पार्किंग करके निकलने वाली होती है। उसकी सिस्टर तो वहीं पर पहुंची थी और वहां पर अपना लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी दिखाने लगती है, जो इतना महंगा था नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों के औकात के हिसाब से जो डाउरी का पैसा मिलने वाला था उससे उन लोगों ने खरीद लिया था। मतलब साव का ही पैसा इस्तेमाल करके उसकी छोटी बेटी को ऐश करवाया जा रहा था। उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि अब वो फैमिली तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं बनाएगी तो भी तुम बस एक ट्रॉफी वाइफ बन के रहोगी, क्योंकि वो तो तुम्हें प्यार नहीं करता। मुझे अच्छी तरह से पता है, वो बस क्लब में दूसरी लड़कियों के साथ मिलता रहता है। ये सुनने के बाद शाह को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर अपना ब्रांड न्यू गाड़ी जो अभी शेन दिया था वही गाड़ी का वो रिमोट ऑन करती है। उसके बाद उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है ये सोच कर कि जिस फैमिली में साव को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है उस फैमिली में साव को इतना महंगा गिफ्ट कैसे दिया गया, यही सोच रही होती है। हम देखते हैं अगले सीन में शाव अपना परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शाव को ये बोला जाता है मिस्टर सेन आपसे मिलना चाहते हैं। शाव इग्नोर करती है। वहाँ पर मैसेज आया हुआ था कि तुमने इरादा तो नहीं बदला मेरे साथ सोने का। शाव उसे कॉल करके डांटती है कि मैं अभी काम पर हूँ, काम पे फोकस कर रही हूँ, तुम्हारे ऐसे
फ्लर्टी वाले हरकतों के लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ, उन्हें मैं टांगे तोड़ दूंगी बोल के फ़ोन को रख देती है। उसके बाद साव परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद साव बैठी हुई होती है वहाँ पर। उसकी एक बंदी आती है और वो बोलती है कोई तो बंदा है जो बहुत बड़ा फ़ैन है आपका मैम, तो क्या वो आपसे मिल सकता है? उसने परमिशन मांगा हुआ है। शाओ सोचती है फ़ैन होगा इसलिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओ थी उसके पास आता है शेन। शेन को देखा तो शौक में, और शाओ को शेन एज एन आर्टिस्ट ट्रीट करता है और वो बोलता है क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दोगी? ऑटोग्राफ के लिए वो एक कार्ड देता है और वो कार्ड साव के नाम से ही था और साव की फोटो ही था उस कार्ड में। हो बोलती है क्या लिखना है मुझे बता सकते हो? तभी शाओ को शेन बोलता है हैप्पी बर्थडे लिखो क्योंकि आज मेरा बर्थडे। ये सुनने के बाद वो शौक में आती है और हम देखते हैं शाओ से ऑटोग्राफ देती है हैप्पी बर्थडे विथ लव लिखकर, और वो ऐसे चला जाता है। तभी शेन जो होता है वो गया। उसके बाद जेन उसे कॉल करता है। जेन के दोस्त उसे कॉल किए थे क्योंकि जेन जो था कुत्ता कमीना वो पूरी तरह से टल्ली हो गई, क्लब पे मस्ती कर रहा था और उसे लेके आने के लिए बोला जा रहा होता है क्योंकि साव उसकी फियांसी थी। अब हम देखते हैं साव लेने जाती है जेन को क्लब पे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो उससे बोलता है चलो मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करो। शाव बोलते हैं मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं। वो बोलता है क्यों नहीं पसंद, तुम्हें करना पड़ेगा। साव मना कर देती है। उसके बाद तो वो बोलता है अगर तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं था तुम मेरी फियांसी क्यों हो? उसके बाद वो बोलता है ओ मैं तो भूल गया था, तुम तो बस मेरे कहने के लिए फियांसी हो। कौन सा तुम मेरे साथ सच्ची में शादी करोगी? अगर शादी कर लोगी तो भी फैमिली खेलते तुम मेरी भी बनोगी, बाहर तुम्हें ऐसे करता रहूंगा, तुम्हें तो आदत डालनी पड़ेगी ना। सब बड़ा ज्यादा शांत हो गए, बोले थे चलो यहाँ से। वो बोलते चुपचाप पानी पी लो या ड्रिंक पी लो, कुछ ना कुछ तो पी लो। वो मना कर देती। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें आज तक मेरा ट्रस्ट नहीं किया इसलिए तुम बड़ा निकाल रहे हो ना मेरे दोस्तों के सामने, क्योंकि यहाँ पर जेन के सारे दोस्त थे और उसके फियांसी उसकी बातें नहीं सुनती, इस बात की वजह से उसकी मजाक बना रहे होते। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ से जोर का तमाचा लगाती है क्योंकि उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेन उससे रेस्पॉन्ड बैक करता है। उससे पहले वहाँ पर शेन आ पहुँचता है। शेन सीधा उसका हाथ पकड़ता है, हाथ को मरोड़ देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जेन जो होता है वो बोलता है ये मेरी फियांसी मेरे बीच के मामला है, आपको बिछवाने की जरूरत नहीं। तभी जेन को शेन जोर का तमाचा लगाता है, सीधा उसका जमीन में पटकता है। तभी वहाँ पर सब लोग आके जेन को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं। जेन बोलता है छोड़ो मुझे। तभी शेन बोलता है अगर किसी ने इतनी हिम्मत की आके अपनी दोस्ती निभाने की तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बात तुम लोग समझ लो क्योंकि मैं इसका अंकल हूँ और मैं अपने भतीजे को अपनी होने वाली बीवी से कैसे बर्ताव किया जा सकता है उसी के लिए मैं बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर उसको लड़कियों से बात करना नहीं आता, लड़कियों से तमीज़ करना नहीं आता तो गलती मेरी है ना। लेट मी हैंडल, डोंट इंटरफियर। ये सुनने के बाद सब लोग पीछे हटते हैं। वहाँ पर जो बचे हुए दो लोग जो जेन को अच्छी तरह से जानते थे वो लोग बता देते हैं कि हाँ ये तो जेन का अंकल है एंड वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बैचलर एंड रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी। उसके बाद सब लोग पीछे हटते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन तो जमीन में पड़ गया, अब तो उठ जाए उतनी हिम्मत नहीं थी। वो बोल रहा होता है मेरे फियांसी मेरे बीच में बोलने वाले आप होते कौन है? वो बोलता है तुझे तेरी तमीज़ सिखाने या तेरी हद सिखाने वाला बंदा। उसके बाद उसे वहाँ पर बहुत बड़ा बकेट में आइस भरा पड़ा था, वो निकालता है और वो बोलता है तेरा बुखार तो मैं निकालता हूँ, तुझे ड्रिंक करना है मेरे साथ, तुझे ड्रिंक करना है शाओ के साथ, कोई बात नहीं। उसके बाद वो पूरा बकेट का आइस उसके सर से निकालता है और बोलता है उम्मीद है इतने से ना तेरे सर का जो भी बुखार है वो निकल गया होगा, अगर नहीं निकला तो दोबारा आना। और दोबारा शाओ को हाथ उठाने के बारे में सोचा तो टांगे नहीं दोबारा गर्दन मरोड़ दूंगा, मुझे अफसोस नहीं होगा। उसके बाद जेल जाने में बोलता है शाओ को बोलता है चलो यहाँ से। उसके बाद उसे लेके वहाँ से चला जाता है। शाओ जब बाहर की तरफ जा रही होती है वो बोले थी इससे आपने जो किया वो अच्छा था लेकिन इतना करने की जरूरत थी नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए, मैंने बुलाया तो नहीं था। तभी वो बोलता है तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद नहीं क्या? शाओ बोलती है कितने बड़े ठरकी टाइप के इंसान हो आप, मेरे आपके भतीजे में क्या डिफरेंस रहा, आपको इस हाल में मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है। वो बोलता है चुप रहोगी? वो नहीं मैं चुप नहीं रह सकती, आप सोचो जरा आपका भतीजा कितना बड़ा बदतमीज है आपको पता है, फिर भी मुझे आपको पता है कि मुझे उसको बर्दाश्त करना पड़ता है और इतने में आप भी ऐड हो गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तभी उसे बोलता है
चुप रहो वरना मैं तुम्हें किस कर दूंगा। वो बोलती है अच्छा, और तभी उसके बहुत करीब रहता है तो वो घबरा जाती है। उसके बाद वो बोलता है चलो यहाँ से कर। वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे पैर में चोट आई है। उसके बाद वो उससे बोलता है अगर नहीं गई तो गोदी में उठा के लेके जाऊँगा। वो बोलती है नहीं मैं बहुत भारी हूँ। उसके बाद वो उसे सीधा गोदी में उठाता है। वो बोलते है क्या कर रही हो। तभी जो शेन था उससे गाड़ी का डिक्की खोलता है और रखता है और वो बोलता है जब तक चपट 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 तुम्हें सांस लेना नहीं आता, तुम हॉट हुई हो, तुम्हें चोट आई है, तुम्हारा फ्रेंड्स है तुम्हारे साथ इस तरह से मिसबिहेव करता है और इस टाइम पे तुम इस चीज को बहुत कैजुअली कैसे ले सकते। तुम्हें ये नहीं सिखाया गया क्या अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अगर नहीं सीखी हो तो आपसे सीखो। कोई किसी को भी इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए तुम्हें परेशान करे, तुम्हें बुली करे, तुम्हें दिक्कत दे। ऐसा हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा। वो बोलती है मेरे लिए इतनी फिक्र। उसके बहुत करीब जाता है और वो बोलता है मैंने जो बोला था ना बी माई लवर, उसको छोड़ दो मुझसे शादी कर लो। वो सिंसियर था, मैंने कोई ऐसे हाँ मैं नहीं बोला था। आई रियली वॉन्ट टू मैरी यू। साहू मन में डरती है और वो सोचती है अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो हो सकता है कि मेरा जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल हो जाए और तुम्हारे दादाजी मुझसे इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते तो मैं उनको नाराज कैसे कर सकती हूँ। तभी शेन उसे बोलता है अगर दोबारा चुप नहीं रही या फिर तुमने इनको ऑफेंड किया, उसको डिफेंड करने की ट्राई किया, आई विल डेफिनेटली किस यू। और मैं ये नहीं देखूंगा आसपास कोई होगा या नहीं। ऐसा वो बोलता है। उस टाइम पे उसके बहुत करीब गया था। साव तो घबरा जाती है। बाद में वहाँ पर फर्स्ट एड किट निकालता है और उसके बाद नीचे जमीन में बैठता है और उसके बाद वो उसके पैर पर मलहम करने लगता है। शाम मन में सोचती है इसको बस मेरे पैरों में मलहम पट्टी करनी थी। इतना नौटंकी कौन करता है, ये तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी इंटू 100 टाइप का बंदा है। सोच के वो कंफ्यूज स्टेट में हो रही होती है। लेकिन हाँ साव को इसकी हरकतें दिख रही थी, मतलब एक केयरिंग नेचर। भले ही मे बी मोर देन 7 years older than her, बट उसका जो केयरिंग नेचर था, जो अपनापन था, बहुत ज़्यादा शाह को अच्छा लग रहा था, बहुत अफेक्ट कर रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन वो मलहम पट्टी करता है और उसके बाद वो बोलता है 1 week तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। और कोई सुनेगा तो बोलते पागल हो गई हो, अगर दादाजी को पता चला तो। वो बोलता है नहीं मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, आराम करोगी, बाहर का खाना नहीं खाओगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम टेंशन मत लो। उसके गाल को टच करता है, फॉरहेड पे किस करता है और वो बोलता है जिन्हें जो बदतमीजी की उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा और वो भुगत भी लेगा। तुम प्रॉब्लम में नहीं आ सकती, तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, प्रॉमिस मी। बोलते ओके। वो बोलता है प्रॉमिस करो। वो बोलता है ठीक है आई प्रॉमिस, अपना ख्याल रख लूंगी। स्मेल करता है और सिन पर काटा जाता है। अपने काम पे होती है और तभी हमें दिखाया जाता है उसका बॉस उसे बुलाता है और वो बोलता है एक बहुत बड़ी रिच पर्सन आया हुआ है यहाँ पर शॉपिंग के लिए तो यू हैव टू कम, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में जहाँ पर जो शेन होता है वो शाह को एक बॉक्स देता है जहाँ पर बहुत अच्छे ज्वेलरी था। और तभी हमें दिखाया जाता है शाह जो थी वो पूछती है इसका क्या काम था। तभी शेन उसे बोलता है तुम्हें मेरे साथ एक बहुत बड़े फंक्शन में जाना है, वहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन उसे बोलता है अब मैंने तुम्हें इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो टेक समथिंग ना। वो बोलती है क्या। तभी उसे बोलता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं स्पेंड करनी है। उसको किस करने लगता है। शाह उसे बड़े मुश्किल से अपने आप से पीछा चुराती है, बोलती है कि हर जगह पे शुरू होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा मीटर हर जगह पे शुरू होता है। और हमें दिखाया जाता है शाह अपने काम पे थी और उसका बॉस आता है और वो बोलता है क्लाइंट को देख लो। क्लाइंट तो कोई और नहीं बल्कि यही था हमारा बंदा शेन। और शेन को अपना सामान दिखाने लगती है, मतलब वहाँ पर जो भी मैं सैंपल थी। और तभी शेन का ध्यान तो वो सब कुछ खरीदने से ज़्यादा तो शाह के ऊपर था। ऑब्वियसली उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए तो आया हुआ था। शाह बहुत अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डांट देता। और हमें दिखाया जाता है शेन जो होता है शाह को बोलता है मेरी पार्टनर को एक ड्रेस पहनाना है तो क्या तुम ट्राई करके देखोगी। वो मना कर देती है। तभी शेन बॉस को बोलता है वहाँ पर जो मेन मास्टर था कि आपकी इम्प्लॉय तक कोऑपरेट नहीं कर रही है और उससे बोलता है कोऑपरेट करो। उसके बाद शाह को ना चाहते हुए भी वो ड्रेस पहनना पड़ता है। वाइट ड्रेस था, गाउन था, बहुत प्यारा था। और तभी हमें दिखाया जाता है
वहाँ पर, क्योंकि उसका चेन लग नहीं रहा था। इसी बात की वजह से शाओ चिल्लाकर किसी को बुला रही थी, ये उम्मीद में कि कोई तो लड़की आके उसकी मदद करेगी। कोई तो अंदर अचानक से घुस जाता है। उसके बाद ये तो कोई और नहीं बल्कि शेन था। शेन को देखने के बाद वो शौक में, वो बोलता है चुप रहो। उसके बाद वो उसकी जीप को बंद करता है। ये बोलते हैं कि बाल अटक गया था जीप के साथ। और उस टाइम पे शाओ से बोलती है, ये मेरी सिचुएशन का गलत फायदा उठाने का तुम्हारा पुराना मकसद है ना, पुराना आदत है ना। मुझसे बोलता है नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था वुमेन आई लव, जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो कैसी दिखती है स्ट्रेस में, अच्छा नहीं है क्या? ऐसा वो बोलता है। वो बोलती है ओके ठीक है, लेकिन ये मैं क्या करूँगी? वो बोलता है तुम्हें ये पहन के मेरे साथ पार्टी में नहीं चाहूँगी कि मैं पकड़े जाऊँ, सो प्लीज लीव मी अलोन बोल के परेशान होती है। शेन उसे बोलता है कोई बात नहीं, ये सब कुछ घर पे चलेगा। वो वहाँ से चला जाता है। साव बाहर निकलते इरिटेट होते हुए, और उस ऑफिस का, उस मॉल का जो भी ओनर था, साव को थैंक यू बोला होता है, क्योंकि मिस्टर सेन को हैंडल करने के लिए। अब उसको नहीं पता ना मिस्टर सेन को हैंडल करने के लिए शाह को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। एंड देन हम देखते हैं अब अगला सीन में पार्टी वाला सीन, जहाँ पर शाह गई हुई होती है सेन के साथ। सब लोग शाह और सेन को कपल मान रहे होते हैं, और सेन भी बड़े प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहा था। शाह गलतफहमी कंफ्लिक्ट क्लियर कर ही नहीं पा रही होती है, और सेन करने भी नहीं दे रहा था। हमें दिखाया जाता है वहीं पर एक और बंदा आता है, यांसु। ये काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल पर्सन माना जाता था बीजिंग का, और तभी वहां पर आने की बात तो वो तो शाओ के डिजाइन पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था, और शाओ के थिएटर में एक दो शो देखने की इंटरेस्ट भी दिखा रहा होता है। शाओ मना नहीं कर सकती थी, उसे हांसिक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। शाओ जब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हांसिक करती है तो वो तो उसे छोड़ नहीं रहा था, वो उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है, और उसे बोल रहा होता है कि यू जस्ट लुक लाइक माई ओल्ड फ्रेंड। अब से नीचे देखता है, उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो उसके हाथ को अलग करता है, शाओ को अपने पास खींचता है, और बोलता है आई थिंक आपने गलत समझ लिया होगा, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी पुरानी दोस्त नहीं, और इसको मैं बचपन से जानता हूँ, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुधा, वो बोलता है अगर किसी भी चीज की मदद चाहिए तो टेल मी, ऐसा बोल के वो उसे काट देता है। शाओ रख लेती है, और तभी शेन जो होता है वो बोलता है नहीं, इसको किसी भी चीज की जरूरत है नहीं, जब तक मैं हूँ आई हैंडल, ऐसा बोल के वो शाओ को लेके वहां से चला जाता है। शाओ बोलती है क्या बदतमीजी, अगर कोई अमीर इंसान, कोई रिच पर्सन है तो लेट मी हैंडल ना। और तभी शेन बोलता है तुम्हें पता है वो कौन है? वो बोलते है कौन है, मुझे क्या पता, वो तो कार दे रहा था, मैं तो ले भी नहीं पाया तुम्हारे चक्कर में। तभी शेन बोलता है शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ओके उतना पैसा तो मेरे पास भी है, और उसके लिए लड़कियां ना खिलौना की तरह है। वो बोलती है तो तुम्हारे लिए भी तो मैं खिलौना जिससे हूँ ना, तो दैट्स ओके। तभी उसे किस करने लगता है, और वो बोलता है तुम्हें क्या मैन की इतनी ज्यादा कमी पड़ी हुई है जो हर किसी को जाके गले लगाओगे या फिर हर किसी से हाथ से बात करोगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शेन को शाओ बोलती है तो हु आर यू जो तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, तुम क्या मेरे पति हो या फिर मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाओ बोलती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जस्ट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी कूल विथ मी, या फिर तुम बस मजे लेते हो लोगों को डोमिनेट करने में। लड़कियों को डोमिनेट करना तुम्हारे खानदान का पुराना हॉबी होता होगा, जैसे तुम्हारा भतीजा वैसे ही तुम, उससे बुरा लगता है। वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे ऐसा समझती हो? वो बोलती है हाँ, और तुम मेरे साथ क्लोज क्यों हो? आई नो तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना है, चलो अभी नाइट स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे साथ सोने का खोटा पूरा करना है, बल्कि उसे किस करने लगती है। तभी शेन उसे धक्का देता है, और वो बोलता है क्या तुम्हारी नजर में मेरी इतनी हिम्मत है? वो बोलती है हाँ। तभी शेन उसे बोलता है इसी बात सब कुछ सही वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, ट्रस्ट मी, मैं इतना नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। और वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। उसके आसपास जो भी लड़की आज तक हुई है वो लड़की कुछ दिनों में मरी हुई पाई हुई है। वो बहुत गंदा इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओ बोलती है इतनी जेलसी क्यों दिखा रहे हो, क्यों मुझसे प्यार हो गया? सच्ची वाला बताना, क्योंकि तुम रैंडमली तो बता देते हो और मुझे बताए यू आर जस्ट अट्रैक्टेड टू मी। ये सुनने के बाद शेन उसे बोलता है हाँ सच में मुझे तुमसे प्यार हो। साओ बोलती है अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, और उस टाइम पे हमें देखा जाता है शेन को कॉल आया किसी का,
और ये बोला जा रहा होता है आपको आज ही आना पड़ेगा और हम कल तक वो काम निपटा लेंगे। ये सुनने के बाद शेन बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और उस टाइम पे शाह को बोलता है मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, तो कल तक तुम किसी और मैन से मिलना मत, किसी और मैन से बात न मत करना, क्योंकि तुम बहुत बोली और तुम नहीं समझती। लोग किस इरादे से तुमसे बात करने आते हैं, और किसी और के साथ सोना भी मत, बोल के उसे ऐसे फॉरहेड पे किस करता है, बाय बोल के चला जाता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर शाह अपने मॉम डैड के घर पे जाती है, वहाँ पर जाकर वो थिएटर अपने नाम पे करवा लेती है। और यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि इस बार उस थिएटर का 40% शेयर का मालिक तो था शेन ऑलरेडी, क्योंकि उसने एक सेफ गेम खेला था ताकि अपने मॉम डैड से आराम से वो थिएटर मिल जाए। बाहर निकलते टाइम दिखाया जाता है शाह की बहन जब देखती है शाह के पास इतना महंगा गाड़ी कन्फर्म नहीं, वो चुपचाप उस गाड़ी से क्रॉस हो रही थी तो वो रोने लग जाती है। और तभी मॉम बोलती है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो शाह की जगह पे तुम उसकी दुल्हन बनती जैन की, जाओ उससे पूरी जाओ पटाओ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। वो प्लान बनाने लगती है। और हम देखते हैं अब अगले सीन में जहाँ पर साव अपना काम ख़त्म करके घर के लिए निकल रही होती है, कोई तो बंदा आता है उसे कन के बलबूते पे रख लेता है और उसे बोला होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर लकीली शेन वापस आ चुका था। शेन उसे छोड़ने के लिए बोल रहा होता है और तभी हमें पता चलता है शेन और उसका बंदा मतलब उसका असिस्टेंट इसी के पीछे पड़े हुए थे। वो बोले जा रहा होता है इस लड़के को मार डालूंगा। शाह बोलते मैं इसको नहीं जानती ये कौन है और तुम कौन हो, मुझे जाने दो। और तभी शेन बोले जा रहा होता है कि अगर इसको कुछ भी हो गया तो मार डालूंगा। अब बंदे का अंदर का हीरो तो छुप नहीं सकता ना। और शाह सोचती है ये इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रहा है, अगर ये यहाँ पर मुझे गोली। शाह सोचती है ये हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसीलिए वो सोचती है इसकी मदद लेने से अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद उसे पटक के ज़मीन में रख देती है और उसके बाद शेन आता है, लड़ाई होती है और जो शेन होता है वो शाह को गोली लगने वाली थी खुद ही ले लेता है, शोल्डर पे लगता है। और उसके बाद उस बंदे को वहाँ से पुलिस लेके चली जाती है। और हम देखते हैं अब जो शाह थी वो बहुत परेशान थी। वो बोलती तुम ठीक हो ना, वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसे डांटने लगती है कि हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। शेन बताता नहीं कि वो एक्चुअली उसके पीछे क्यों पड़ा था। शाह पूछती भी है, शेन उसे झूठ बोल देता है कि मैं तो बस ये देखा कि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था इसलिए बचाने आया, मुझे नहीं पता ये कौन है। और उसके बाद गाड़ी में जाने के बाद भी शाह बहुत गुस्से में थी, वो उसके खून को ठीक करने की ट्राई कर रही थी। शेन उसे बोलता है इतना ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, मुझसे हैंडल नहीं होगा क्योंकि मैं डायबिटिक को, ऐसा बोलता है। शाह स्माइल करती है। उसके बाद वो उससे बोलती है आज तक मेरे लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं, तो पहली बार कोई मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और तुमने इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी कैसे कर दी। और बाद में पता चलता है साव जो थी साव के बैग पे वो कार, उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद शेन जो था उसे किस किए जा रहा होता है। उसके बाद वो उसे धक्का देती है और बोलती है ये क्या था। वो बोलता है यू आर माई एंटीनट, तुम मेरे आसपास होती हो ना मुझे कुछ नहीं दिखता और मैंने सोचा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसी के साथ कुछ ऐसा करूँ और मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ। थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद शाह बोलती है तुम ना पागल हो। उसे बताए पागल नहीं हो, बोलो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसकी वजह से मुझे गोली लगी। वो बोलते अच्छा ठीक है जाने देती हूँ। और तभी वो बोलता है बाकी जो भी काम है उसको हम घर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ऐसा वो बोलता है शाह को, फिर से एक बार किस करता है। शाह बोलती है अगर मैं यहाँ पर रहूँगी ना पागल हो जाऊँगी, इससे बेटर मैं ऐसे चली जाती हूँ बोल के वहाँ से वो जाने वाली लगती है। तब शेन से अपने दर्द को सह नहीं पा रहा था, चिल्लाने वाला था। शाह जब फिर से दोबारा उसकी तरफ देखती है तो वो चुप होता है। उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें बाद में देखने आऊँगी और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जैसे ही वहाँ से वो चली जाती है उसका दोस्त आता है, लेकिन तब तक तो शेन जोर जोर से डर के मारे चिल्ला रहा था। मतलब अब तक लड़की के सामने हीरो बनने का ड्रामा कर रहा था, असल में तो उसे दर्द हो ही रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त आता है और वो बोलता है मुझे पता था तू बहुत बड़ा स्टूपिड है लेकिन इतना बड़ा निकलेगा मुझे पता नहीं था। वो बोलता है मैं कंपनी का CEO तेरा बॉस हूँ भूल मत। तभी वो बोलते हैं मुझे पता है तो उसे बचपन से प्यार करता है, जब वो छोटी थी तेरे दिल में तब से फीलिंग है, और जब 17 साल की थी। लेकिन एक हद होती है सब चीज़ की, तेरी फैमिली ने उसको सब कुछ दिया हुआ है लेकिन इन रिटर्न उसकी जो एक
प्राइवेट लाइफ है उसको तबाह कर दिया। और आई थिंक इस टाइम पे तुम लोगों को उससे टाइम देना चाहिए। तो उससे प्यार करता है। इस तरह से कोई भी लड़की किसी से प्यार नहीं करती और किसी का प्यार अपनाएगी नहीं। तो अगर तू उसके लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, मुझे पता है, तो दिस टाइम तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ मेक श्योर करवाना पड़ेगा कि हाँ, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन तू हमेशा उसके साथ रहेगा। तो ही वो तेरे साथ हो सकती है, वरना ऐसी स्टूपिड सी हरकतें करके तो उसे नहीं जी सकता मेरा यार। ऐसा बोल के उसको संभालने लगता है, उसे समझाने लगता है। और इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर शाओ बाहर होती है, वहाँ पर उसका दोस्त आता है और वो बोलता है मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करता है, बहुत बार बहुत ज़्यादा रूड बनता है, लेकिन हाँ दिल का बुरा नहीं है, तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। शाओ बोलते अच्छा। और तभी वहाँ पर शेन आ पहुँचा था और तभी शेन को देखते हुए बोलता है इसकी अकड़ पे मत जाना, ये ऐसा दिखाएगा फर्क ही नहीं पड़ता लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी उसे कूद के दिखता है। उसके बाद वो चुप होता है और उसके बाद गाड़ी में लेकर शाओ उसे घर की तरफ निकल लेती है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है शाओ उसे डांट रही थी कि तुम्हें सब कुछ करने की कुछ जरूरत ही नहीं, तुम्हें बीच में हीरो बनने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन वो तो वहीं पर सो चुका था, शायद बेहोश हो चुका था ज़्यादा थकान की वजह से। उस टाइम पे शाओ बहुत परेशान होती है। उसके बाद उसे बेड पर सुलाती है। हम देखते हैं उसके बाद दोबारा वो उसके डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है ताकि उसे मदद मिल सके। लेकिन वो बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बस उसके बॉडी को पोंछना पड़ेगा थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने के लिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी वो बोलता है नहीं नहीं आप कर सकती हो, मुझे लगता है हम दोनों काफ़ी क्लोज हो और ऐसे भी आप तो बचपन से उसको जानते हो ना, तो आपने देखा है उसको साथ में, तो वाई नॉट, ऐसा वो बोल देता है। अब शाओ परेशान होती है और उसके बाद वो फ़ोन को रख देता है। और अभी वो मन मन में सोच रहा होता है माफ़ कर देना दोस्त, तुम मरेगा नहीं ये सब कुछ करके, लेकिन हाँ इतना करके ऐसा हो सकता है कि तेरी लव स्टोरी आगे बढ़े, ऐसा वो बोलता है। और हम देखते हैं अब जो शाओ होती है वो पूरी उसकी बॉडी को साफ करने लगती है और साथ में वो सोच रही होती है ये बंदा दिल का बुरा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम में हमेशा फंसाता है लेकिन बचाता भी खुद ही है, अब मैं ऐसे इसको मरने नहीं दे सकती ना, ऐसा मन ही मन में सोच रही होती है। और उसके बाद वो वहीं पर सो गई थी। सुबह वाला सीन जहाँ पर शेन को कॉल आता है उसके दोस्त का और वो बोलता है कैसे हो दोस्त, अभी बुखार कैसी है। वो उसे बोलता है ठीक है। वो अपने साथ में शाओ को देखता है, शाओ तो सो रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कल रात उसने पूरी रात तेरे लिए ना सोकर पूरा काम किया, तेरी पूरी बॉडी को साफ की और मैंने बोला था ठंडा पानी से उसे पोंछ देना और वो भी किया होगा। तो टेक्निकली अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक लड़की है सब कुछ कर रही है तेरे लिए, ऐसा वो बोल के वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, कल मुझे कुछ मेडिसिन देना पड़ा ताकि तू सो जाए, वरना तेरी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती। और मुझे लगता है वो ना तुझे बहुत पसंद करती है, वरना कोई भी लड़की किसी लड़के के लिए इतना कुछ ना करती है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है अच्छा। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचता है मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ ना शायद उतना तुम मुझसे प्यार कभी कर ना पाओ। उसके बाद हम देखते हैं उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है मॉम कॉल करती है, मॉम मतलब जेन की मॉम। और उसके बाद वो घर पे जाती है। उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी क्योंकि क्लब में उनकी बेटी की जो धुलाई हुई थी उस बात की वजह से। और हमें ये दिखाया जाता है जो जेन की मॉम होती है उसे ये बोले जा रही होती कि अगर तुम अपने होने वाले हस्बैंड की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकती तो तुम काहे की उसकी फियांसी, मैंने तुम्हें उसकी फियांसी क्यों बना के रखा हुआ है। तभी वो बोलते हैं मॉम मैंने नहीं बोला था उसको सब कुछ बदतमीजी करने के लिए और मैं हर चीज़ के लिए ठेका नहीं ले सकती, ऐसा वो बोल देती है। और तभी उसे चिल्लाने लगती है कि अगर हमारी फैमिली ना होती तो शायद आज ये सब कुछ ना होता, तुम्हें जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है आपका बिगड़ा हुआ बेटा, मैं कोई रिहाब सेंटर नहीं हूँ जो आपके हर बेटे के हर हरकतों को मैं ऐसे इग्नोर करूँगी, कभी कभी उसको पनिशमेंट लेना ज़रूरी है। और जो भी शेन ने किया वो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए था। तभी वहाँ पर शेन आ पहुँचता है और वो बोलता है आप अपने बेटे को अच्छे से परवरिश नहीं दे पाए भाभी। वो बोलता है आप अपने बेटे को अच्छे से परवरिश दे नहीं पाए, अगर आज मेरा भाई होता शायद वो ढंग का परवरिश दे पाता अपने बेटे को। और एक लड़के से कैसे
तमीज से पेश आना है वो आपके बेटे को नहीं आता। और इस टाइम पे आप एक लड़के को डांट रहे से मनी भाभी। वो उससे बोलता है मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। तभी सेन बोलता है करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करने के लिए तो मैं इस पूरी कंपनी को टेक ओवर कर सकता हूँ, करने के लिए तो मैं आप लोगों को घर से बाहर निकलवा सकता हूँ, क्योंकि आपका और मेरे भाई का रिश्ता इतना प्योर भी नहीं था जितना आप लोग दिखा रहे हो। यू आर जस्ट मिस्ट्रेस ऑफ दिस हाउस। तो अपने हाथ पे रहो। दोबारा साव के ऊपर आप या फिर आपका बेटा दो में से कोई भी चिल्लाए या फिर उसको ह्यूमिलेट करने की ट्राई किया ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा, घर से निकाल दूंगा, भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे भाई की बीवी हो या फिर आपका बेटा मेरे भाई का बेटा है, ऐसा वो बोल देता है। अब इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद किसकी हिम्मत होती। अब वो बोलती है अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, तुम तो उसके अंकल हो ना, और अंकल तो मार सकते हैं अपने बेटे को, कोई बात नहीं, उसको डिसिप्लिन ही सिखा रहे थे ना बोल के वो तो 2 सेकंड में पलट जाती है, क्योंकि उनको भी पता है अगर शेन एक्शन पे आ गया तो सब कुछ उनके हाथों से निकल सकता है। और हमें दिखाया जाता है अब जो शाओ थी उसको शेन बोलता है चलो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है तो मुझे गर्म पानी देना। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ शेन के पास चली जाती है। शाओ से बोलती है मेरा स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। शेन बोलता है बस इतने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ अलग तरीके से थैंक यू चाहिए। शाओ सोचती है यहाँ पर तो नहीं, यहाँ घर है, और अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सेन शाओ को बोलता है आज के बाद मेरी भाभी या फिर उसका बेटा कोई भी तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा कि भाई नहीं, सोचेंगे भी नहीं। ये सुनने के बाद शाओ बोलती है जितना आप मेरे लिए कर रहे हो आई डोंट थिंक मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। ये सुनने के बाद सेन बोलता है बहुत सारे तरीके है। वो उससे किस कर देती है और उसे धक्का देता है और वो बोलता है यहाँ पर थोड़ा रिस्की है ये सब कुछ करने के लिए। शाओ बोलते क्यों डरते हो क्या, डर लगता है आपकी भाभी पकड़ लेगी या फिर डर लगता है कि आपके दादाजी पकड़ लेंगे, कुछ तो बात होगा ना, इसे तो बड़े डेयरिंग बनते फिरते और आपको ये सब कुछ यहाँ पर करने में डर लग रहा है। ये सुनने के बाद हूँ से बोलता है मुझे चैलेंज करने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि मैं अपने चैलेंज को बीट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, ऐसा वो बोलता है। और तभी शाओ बोलती है अच्छा ऐसी बातें तो करके दिखाओ, और उसके बाद वो उससे किस करने लगता है, दोनों का कहीं रोमांस चल रहा होता है। और वहाँ से जेन की मम आ ही रही होती है शाओ से धक्का देने की ट्राई करती है, क्योंकि वो पकड़े जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शेन तो उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। और हमें दिखाया जाता है बाद में वहाँ पर जो जेन की मम थी जैसे वहाँ तक आ पहुंची थी तब तक दोनों संभल चुके थे। उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो मॉम होती है वो आती है और बोलती है एक्चुअली मुझे अपनी बहू से बात करनी है, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सेन बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है, तभी वो बोलता है शादी तो करनी पड़ेगी ना, 4 साल से रिलेशनशिप में है तो उसको तो कोई ना कोई नतीजा देना पड़ेगा ना, मेरा लोग बहुत बातें बनाएंगे, ऐसा वो बोल देती है। और हम देखते हैं अब उसके बाद जो शेन था वो बोलता है अगर आपका बेटा थोड़ा ढंग का निकला उस टाइम पे सोच सकते हैं शादी का, वरना पॉकेट में एक और लड़की की फ्यूचर खराब करके क्या करेंगे, ऐसा वो बोल देता है। और हम देखते हैं यही के साथ ये वाला पार्ट खत्म। आई विल बी बैक विद अनदर पार्ट सून। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द विद अनदर पार्ट सून। थैंक यू सो मच।